हाय गाइस, ये पिछले क्वेश्चन की एक वेरिएशन है जिसके अंदर 16 डब्बों के अंदर 4 सिमिलर क्वींस को प्लेस करना था। सो 16C4 हमें निकालना था, उसका एक तरीका कराया था। तो उसका एक दूसरा तरीका है कि 2D एरे को कैसे 1D एरे की तरह ट्रीट करें। तो मैं पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। पहले क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 16 डब्बे हैं, 4x4 का आपके पास बोर्ड है, उसमें 4 रानियां प्लेस करनी है और चारों रानियां सिमिलर हैं। तो आपको बताना है कितने तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आंसर होता है 16C4। तो इसका ट्रिक ना मैंने आपको 1D एरे में सिखा रखा है। 3 बॉक्स, 2 सिमिलर आइटम्स आई कॉमा आई, तो कितने तरीके से आप इनको प्लेस कर सकते थे। तो 3C2 दैट इज 3 तरीके होते हैं। वो क्या होते हैं? आई डैश आई या डैश आई है। बेसिकली द क्वेश्चन इज अबाउट सिलेक्टिंग 2 बॉक्सेस आउट ऑफ 3। तो इसका एक तरीका आपको क्या समझाया था मैंने कि जैसे ये पहला आइटम है, इसके पास है कि वो किसी भी बॉक्स में जा सकता है। आई डैश 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 आई डैश या डैश डैश आई। और ये दूसरा आइटम है दूसरे लेवल का। 2 आइटम थे ना आपके पास और 3 बॉक्स थे, तो दूसरे आइटम के पास क्या ऑप्शन होती है? वो पहले आइटम के बाद बाद कहीं भी आ सकता है। इससे कॉम्बिनेशन बनती है। अगर वो पहले वाला बॉक्स पे भी आ सकता है तो परमुटेशन बन जाती है। तो यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ आ सकता है, तो डैश आई आए, और इस केस में कहीं भी नहीं आ सकता। तो अब ये वाला काम मैंने आपको जब 2D में करने को कहा तो हमारी थोड़ी वाट लग गई थी। मैं कोड दिखाऊंगा आपको कि भाई पहली क्वीन तो 16 डब्बों में कहीं भी बैठ सकती है। लेटर से पहली क्वीन यहाँ बैठ गई, ठीक है। अब दूसरी क्वीन सिर्फ इन डब्बों में, इसके बाद वाले डब्बों में बैठ सकती है। इसका लूप आसान नहीं है लिखना, इसके लिए 2 लूप लिखने पड़ गए थे। दिखाता हूँ क्या था वो कोड, वो लिख चुके हैं आप। तो कुछ हम करेंगे कि क्या हम कुछ 1D जैसा कर सकते हैं कि इसका कोड आसान हो जाए। 2D एरे को अगर 1D की तरह ट्रीट कर लें तो आसान हो जाएगा। ये देखिए, मेरी पिछली बार की कोशिश देखिएगा, पिछली बार की कोशिश देखिएगा। ये कोड थोड़ा सा साथ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 2D में ये प्रॉब्लम घातक क्यों है। जैसे ये क्वीन यहाँ बैठ गई, तो इससे आगे वाली क्वीन के लिए ना 2 लूप लिखने पड़े। पहले इन बॉक्सेस के लिए एक अलग लूप कि उसी रो में रहेंगे, उसी रो में रहेंगे, बस आगे ये कॉलम J+1 से आगे कॉलम एक्सेस करेंगे, ith रो ही यूज करेंगे। और फिर ये वाले कॉलम्स, ये वाले बॉक्सेस, तो I+1th रो से स्टार्ट करेंगे और 0th कॉलम से हर रो स्टार्ट होगी और पूरा ये चेक करेंगे। तो 2 लूप लिखने पड़ गए थे, ठीक है। तो इसका कोई आसान तरीका है क्या? देखिएगा, वो आसान तरीका देखिएगा। मैं अपने 2D एरे को ना 1D एरे की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। एक फॉर्मूला निकालने की जरूरत है बस, ठीक है। ये रो है 0 1 2 3, ये कॉलम है 0 1 2 3। मैं ना इनको सेल नंबर असाइन करता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7, मैं इनको ये सेल नंबर असाइन करता हूँ लगातार। अगर मैं ये वर्चुअल सेल नंबर असाइन कर दूं इनको, ठीक है, अगर मैंने अब 5th सेल में क्वीन बिठाई है तो अगली क्वीन के लिए 6 से लेकर 15 ही है एक्सेसिबल, जैसा कि एग्जैक्टली 1D एरे में होता है, ठीक है। पर तुम कहोगे 2D में ये 1D वाला खेल करोगे कैसे? आसान है, आसान है। सेल नंबर का सीधा फॉर्मूला, सेल नंबर इज इक्वल टू, पहले रो और कॉलम को निकाल के देखो। रो नंबर इज इक्वल टू सेल नंबर डिवाइड बाय 4, या नंबर ऑफ क्वींस या नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर, सेल नंबर बाय 4। और कॉलम का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, सेल नंबर मॉडुलस 4। देखिए जरा कहीं भी लगाकर, जैसे ये 14 पर लगाइए, 14 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 3, तो ये थर्ड रो ही है। 14 मॉडुलस 4 कितना होता है? 2, हाँ जी सेकंड कॉलम है। तो बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, सोच के देखो। देखो 0 1 2 3, जब ये 4 इकट्ठे हो गए तब एक रो बन गई थी। तो 4 पता क्या कह रहा है? मैं अपने से पीछे 4 छोड़कर आ रहा हूं, तो मैं पहली रो में हूं और स्पेयर कुछ नहीं बचा, स्पेयर कुछ नहीं बचा। एक्चुअली जो ये डिवीजन है और जो मॉडुलस है वो यही तो करता था। जब जैसे तुम एक, वैसे इस क्वेश्चन को हटा दो एक बार, मैं आपके सामने लिखता हूं 48 डिवाइड बाय 7, तो ये बताता है कि 7 7 के पूरे टुकड़े कितने हैं इसमें? 6। और 48 मॉडुलस 7 क्या बताता है कि पूरे टुकड़े निकाल दो, स्पेयर कितना बचा, ठीक है ना। ये देखो, मैंने 7 लिखा, फिर 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 7 लिखा, और फिर लास्ट में 6 लिखा। 48 इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? 48 के बराबर होता है। तो 48/7 क्या देता है कि 7 7 के कितने पूरे टुकड़े हैं इसके अंदर? 6 पूरे टुकड़े हैं जी। और 48 मॉडुलस 7 क्या देता है कि 7 7 के पूरे टुकड़े निकालने के बाद कितना स्पेयर बचा? ये 6 स्पेयर बचा। वही वाली कहानी यहां भी थी। ये 4 ये कह रहा है, मतलब यहां पर जब तुम सेल नंबर ये 5 को जब तुम डिवाइड बाय 4 कर रहे हो तो वो ये कह रहा है कि कितने 4 4 के पूरे टुकड़े पीछे छोड़ा है। तो 5 डिवाइड बाय 4 कह रहा है रो नंबर 1, एक टुकड़ा 4 का पूरा एक सेट पीछे छोड़ा है। और 5 मॉडुलस 4 कि वो टुकड़ा छोड़ने के बाद कितना स्पेयर बचा। मैं दोबारा से अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे जहन में ये बात पड़ सके कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ये देखो,
ये नंबर है 14। ये नंबर 14 ये कहता है कि मैं 4 4 के 3 पूरे सेट पीछे छोड़ आया। हाँ जी, 4 4 के 3 पूरे सेट पीछे छोड़ाए, तो वो 14/4 से निकलेंगे। वो कितने सेट छोड़ा है पीछे, और वो छोड़ने के बाद 2 स्पेयर बच गए। 4 4 के 3 तो पूरे सेट में ये छोड़ा है पीछे, और 2 और बच गए, और मैं 14 हूं। तो मेरे पीछे 4 4 के 3 सेट हैं जो डिवीजन से निकल आएंगे, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और 2 स्पेयर बच गए, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मूला आ गया आपके पास। आप इन यानी कि सारे मैथ में घुसने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि सेल नंबर डिवाइड बाय 4 से रो नंबर बन जाती है, सेल नंबर मॉडुलस 4 से कॉलम बन जाता है। और कभी आपको वापस सेल नंबर बनाना हो रो कॉल से, तो बहुत सिंपल होता है, रो नंबर इंटू 4 प्लस कॉल। जैसे इसको बना के देखिए, आप इसको बना के देखिए 3,2 से सेल नंबर बना के देखिए, तो 3 इंटू 4 प्लस 2, 12 प्लस 2 14 बन गया वापस। तो ये 3 फॉर्मूले अपने पास ध्यान रखिएगा बस, एज सिंपल एज दैट। यू हैव टू रिमेंबर जस्ट दीज 3 फॉर्मूलाज, कि कभी भी आप सेल नंबर से रो और कॉलम बना पाए, और कभी भी आप रो कॉलम से सेल नंबर बना पाए। तो इससे क्या हुआ, देखो, सेल नंबर से रो कॉलम, ये दो फॉर्मूले आपको कैपेबिलिटी देते हैं किस चीज की, 1D को 2D में कन्वर्ट करने की। सेल नंबर तो 1D की बात हुई ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से तो काउंटिंग 1D में बढ़ती है। तो 1D से 2D जब भी आपको बनना हो, ये फॉर्मूले हो गए, और 2D से वापस 1D की तरह सोचना हो, तो 2D से 1D की तरह दोबारा सोचने का मन करे, तो आप रो नंबर इंटू 4 प्लस कॉलम कर लीजिए, आप सेल नंबर वापस चले जाएंगे। बेसिकली 4 नहीं है, स्क्वायर का साइज आएगा हर जगह। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, पहली रानी के लिए 0 से लेकर 15 तक सारे डब्बे अवेलेबल हैं, तो वो 0 से लेकर 15 तक का लूप चलाएगी। अब उसने मान लो 5वें डब्बे में प्लेस किया, तो दूसरी रानी के लिए 6 से लेकर 15 तक के डब्बे अवेलेबल है। तो अब ये इजी हो जाएगा लूप लिखना। तो देखिएगा जरा, मैं वापस आता हूं जिस कोड को हम करने वाले थे, हमारे लिए लूप लिखना आसान हो जाएगा। ये देखिए क्या किया है हमने, लास्ट सेल नंबर पास किया -1 की, पिछली रानी -1 में बैठी थी, बिल्कुल सही। 0 से लेकर 15 पहली रानी के लिए अवेलेबल है। ये देखिए मैंने ये लगाया लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू, जहां लास्ट बिठाई थी उससे आगे लूप चलाएंगे, आई लेस देन स्क्वायर पूरा चेस्ट डॉट लेंथ इनटू चेस्ट डॉट लेंथ, तभी तो 16 आएगा। 0 से 15 तभी तो जाओगे, -1 पास किया है, तो 0 से ये हो गया 16 मल्टीप्लाई करके, 0 से 15 तक आए आपका जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आपको आई मिल गया, ith सेल में बिठाना चाहते हो, तो आपको वापस रो नंबर बनानी पड़ेगी, रो इक्वल टू आई डिवाइड बाय चेस्ट डॉट लेंथ, कॉल इक्वल टू आई मॉडुलस। ठीक है, आई के बजाय मैं इसको सेल नंबर भी बोल सकता हूं, सेल। तो सेल आपके लास्ट सेल से लेकर स्क्वायर के एंड तक, चेस्ट डॉट लेंथ इनटू चेस्ट डॉट लेंथ तक जाएंगे सेल। तो रो इक्वल टू सेल बाय, ये डिवीजन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि असल में तो चीज 2D है ना, जब भी आपको चेक वेक करना होगा, पुट वुट करना होगा, तो आपको 2D में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो आपको पास किया गया 1D की तरह, लूप भी आपने 1D की तरह लगाया, अब आपने उसको 2D में कन्वर्ट कर लिया, रो कॉल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि चेस में तो रो कॉल में ही डाल पाओगे ना, वो तो 2D है ना, एरे तो 2D है। रो कॉल में आपने डाल दिया, रो कॉल में ट्रू डाला, चेक करने की जरूरत नहीं है वो ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि हम हमेशा आगे वाले डब्बे में ही डालते हैं, इसमें डाल के उससे आगे वाले डब्बों को ही यूज करते हैं, तो उनमें भी डाला नहीं होता। ठीक है ना, क्या ये बात समझ में आई? देखिए ना, आपको ना इसमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। क्यों करने की जरूरत नहीं होती? कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं होती। आई डैश 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 आई डैश 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 आई, तो हमने जहां प्लेस करी होती है उसके बाद ही लूप चला रहे होते हैं, तो वो हमेशा खाली डब्बे होते हैं। आई आई डैश आई, यहाँ सिर्फ इसमें लूप चला रहे हो, तो वो तो बाद के डब्बे हैं, वो तो हमेशा खाली ही होते हैं, तो ज़रूरत नहीं होती चेक करने की। तो ये डाला, ये कॉल लगा दिया, क्वीन एक और प्लेस हो गई है +1, टोटल क्वीन उतनी ही है चेस। और अब ith डब्बे में डाला है, तो ith डब्बा, ith नहीं मतलब सेलथ डब्बे में डाला है, तो सेल आपने बता दिया कि इसमें डाला है, चेस रो कॉल इक्वल टू फॉल्स। इफ क्वीन प्लेस सो फार इज इक्वल टू टोटल क्वीन, अगर आपकी सारी क्वीन प्लेस हो चुकी हैं तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने से पहले प्रिंट करेंगे। तो अब तो सिंपल है, फॉर इंट रो इक्वल टू 0, 2D एरे तो है ही है, तो 2D एरे की तरह लूप लगा के प्रिंट कर दें, फॉर इंट
कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन चेस डॉट लेंथ कॉलम प्लस प्लस। अगर चेस ऑफ रो कॉल में क्वीन है, अगर क्वीन है तो क्या करोगे, तो हम क्यू लिखेंगे, टैब लगाएंगे। और क्वीन नहीं है, खाली है डब्बा, तो क्या करोगे, तो डैश लिखेंगे। और फिर रो पूरी हो गई तो क्या लगाएंगे, एंटर लगाएंगे। टिंग टिंग टिंग। ठीक है जी, लाइए चला के देखें। एक्सेप्टेड लग रहा है, सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। बेटा इसका पूरा मजा लेने के लिए ना, इसका पूरा मजा लेने के लिए आपको ये ऑर्डर में करने पड़ेंगे। मतलब देखो, जैसे आपको पहले P1 C1 P2 C2, ये मैंने आपको 1D आर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराया था। उसके बाद आप सीधा ये कर सकते हैं 2D के अंदर, 2D में कॉम्बिनेशन, 2D में परमुटेशन, 2D में परमुटेशन, 2D में कॉम्बिनेशन, फिर 2D को 1D की तरह कन्वर्ट करिए कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये 4 सवाल और फिर ये 5 सवाल आपको साथ में करने चाहिए। ठीक है, ये वाले थोड़ा अलग से भी कर सकते हैं आप, थोड़ा दूर कर सकते हैं इनको, तो मैं इनको रीऑर्डर कर भी दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, देखो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, ये कंटेंट ना, यही कंटेंट है, ये सटलिटी में बच्चों को नहीं समझा पाता कि तुम्हें ये करने की जरूरत है। जैसे एक स्टूडेंट थी मेरी, प्रिया गुप्ता, गूगल में प्लेस हुई, और वो ये एडवाइस मेरी मान पा रही थी कि भैया ये सटलिटी करने की जरूरत है, वो मान पा रही थी। उसने गूगल निकाल लिया, सटलिटी पकड़ पकड़ कर, चीज़ें कम रटती नहीं थी। ठीक है, लेकिन उसने सटलिटी पकड़ी तो उसने निकाल लिया। और उसने बाद में, मुझे नहीं मालूम उसने मैं सामने बैठा था, मेरी इज्जत रखने के लिए कहा या क्या कहा, लेकिन उसने मुझे कहा कि भैया ये सटलिटी से बहुत हेल्प होता है। ठीक है, उसने ऐसा मुझे सच में बोला। तो ये सटलिटी पकड़ लो, इससे फ़ायदा होता है, मुझे लगता है इससे बहुत फ़ायदा होता है। असली प्रोग्रामिंग तो यही है ना, ये सटल बातें पता लगना तुमको। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।